सुप्रभात बच्चों, मैं सोनिया सिंह आज आपको कविता 6 ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए इसका अध्ययन करवाऊंगी, जिसके कवि हैं रमेश दत्त शर्मा जी। इस कविता में कवि ने हमें ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए इस गज़ल के माध्यम से हमें प्रेम से बोलना चाहिए, सही समय पर बोलना चाहिए। बोलने से पहले हमें थोड़ा सोच लेना चाहिए, अपने आप पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए। जब भी हम बोलें तो हम मीठा ही बोलें। ऐसे अनेक गुणों को अपने आप में समाविष्ट करने के लिए उन्होंने हमें इस कविता के माध्यम से आग्रह किया है, प्रेरित किया है कि हमें हमेशा प्यार से ही बोलना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम कवि का परिचय देख लेते हैं। कवि का जन्म 1939 जलेसर, एटा, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 2012 में हुई। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। जो कवि हैं पिछले 50 वर्षों से वे विभिन्न पत्र पत्रिका यानी समाचार पत्रों में, समाचार न्यूज़पेपरों में एवं मैगजीन में, रेडियो पर, टीवी के माध्यम से जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, साइंटिफिक नज़रिया जो होता है, उसका वह बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मतलब कि उनके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए वह बहुत कार्य कर रहे हैं। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिले हैं। इन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हैं, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चर्चा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे। जब कवि 7वीं और 8वीं में पढ़ते थे तब से ही वे अपना नाम बदलकर चचा जलेसरी के नाम से उन्होंने मुशायरों में, मुशायरा मतलब कि जो गज़ल स्पर्धा होती है उसमें उन्होंने भाग ले लिया। पद्य संबंधी प्रस्तुत गज़ल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुरभाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा होठ सीकर बैठना उचित नहीं है, आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बहुत सारे गुणों को अपने आप में समाविष्ट करने के लिए प्रेरित किया है कि हमें हमेशा प्यार से बोलना चाहिए। बोलने से पहले हमें कुछ सोच लेना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। हमें हमारे ऊपर अपना नियंत्रण होना चाहिए। हमें मीठा बोलना चाहिए, सही समय पर बोलना चाहिए और हमें अत्याचार सहन करते समय चुप नहीं रहना चाहिए। समय आने पर हमें मुंह भी खोलना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाना चाहिए। तो आइए अब हम देखते हैं कविता 6 प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस पंक्तियों द्वारा कवि हमें यह कहना चाहते हैं कि हे मानव, हे दोस्तों, हे मित्रों, आप अपने वाणी में अर्थात अपनी भाषा में मिठास घोल लीजिए, शहद घोल लीजिए। शहद यानी हनी होता है, शहद घोलना सीख लीजिए कि जिस प्रकार एक शहद कितना मीठा होता है, जिसे खाते बराबर ही हमें एक अलग ही मिठास की अनुभूति होती है, वैसे ही हमें भी अपनी भाषा में, अपनी वाणी में शहद घोलना सीख लेना चाहिए, अर्थात लोगों से हमें मीठा बोलना चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं कि ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, कि हमें दूसरों से मीठे शब्दों में बात करनी चाहिए कि जिससे लोगों को आनंद की अनुभूति हो। इसलिए हमें हमेशा प्यार से बोलना चाहिए। दूसरे पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि चुप रहने के यारो
बड़े फ़ायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। जुबां यानी जीभ होती है। तो यहाँ इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि चुप रहने के बहुत फ़ायदे होते कि अगर हम बिना आवश्यकता पड़ने पर अगर अब हम मुंह खोलते हैं तो उसके हमको कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि जब आवश्यकता पड़े तभी हमें अपना मुंह खोलना चाहिए। अगर किसी को सलाह मशवरे की ज़रूरत है तो ही हमें सलाह मशवरा देना चाहिए, सलाह देना चाहिए। बिना आवश्यकता के हमें बीच बीच में किसी को भी किसी भी प्रकार की सलाह नहीं देना चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं कि चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं। कि यदि कोई आगे वाला हमसे कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ मांग ही नहीं रहा है, तो हमें ज़बरदस्ती उसे वह चीज़ देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी ऊर्जा जो है वह फालतू में बेकार नहीं करना चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें हमेशा जब समय आए तभी बोलो। चुप रहना हमें सीखना पड़ेगा। जब कोई मांगता है तो ही हमें देना है, बिना मांगे हमें नहीं देना है, क्योंकि इसमें हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, ऊर्जा वेस्ट होती है। और एक तो यह है कि अगर हमें किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या होता है, समय भी बचता है। और वो जो समय बचता है वो हम क्या कर सकते हैं, अपनी सकारात्मक कार्य करने में वह लगा देते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं। कि जब अगर आवश्यकता पड़े तभी हमें मुंह खोलना चाहिए, नहीं तो हमें चुप ही रहना चाहिए। क्योंकि चुप रहने से हमारे भीतर की जो ऊर्जा होती है, हमारे भीतर की जो शक्ति होती है वह बचती है। और उस शक्ति को हम दूसरे काम में, दूसरे सकारात्मक कार्य में हम क्या कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। आगे कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। इन पंक्तियों के द्वारा कवि यह कहना चाहते हैं कि जब भी कभी हमें किसी से बात करनी है, किसी पर विचार व्यक्त करने हैं, तो हमें पहले उसके बारे में थोड़ा सा सोच लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। और विचार करने के बाद ही हमें उसको बोलना चाहिए। कि बोलने से पहले अपने शब्दों को हमें तोलना चाहिए कि क्या हम यह सही बोल रहे हैं, या ऐसा तो नहीं कि हम अगर ऐसा कुछ बोल दें कि सामने वाले को वह बुरा लग जाए। तो इसलिए कभी भी कुछ बोलने से पहले हमें थोड़ा सोच लेना चाहिए और सोचकर ही बोलना चाहिए, जिससे आगे वालों की भावनाओं को कोई ठेस न पहुँचे। क्योंकि कहा जाता है कि जो तलवार से दिया हुआ जो घाव होता है वह देर सवेर तो ठीक हो जाता है, परंतु जो वाणी से, जो हमारी जीभ होती है, उससे जो हम किसी को घाव करते हैं, कटु वचन बोलते हैं, खराब वचन बोलते हैं, तो वह घाव कभी नहीं सुधरता। इसलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए, और जो भी बोल रहे हैं उसको हमको तोल कर, मतलब कि पहले देखना चाहिए कि क्या हम यह सही बोल रहे हैं, इससे किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचेगा। ऐसी ही वाणी हमें बोलना चाहिए कि जिससे किसी को नुकसान नहीं पहुँचे। आगे है, तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। कवि कहते हैं कि यदि कभी किसी से हमारा लड़ाई झगड़ा हो, या हमारे विचार एक दूसरे से मिलते नहीं हो, हमारे विचारों में मतभेद हो, अलग अलग भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे समय में उससे लड़ाई करने की अपेक्षा हमें अपने आप को चुप रखना सीखना पड़ेगा। अपने आप को टोकना का अर्थ होता है चुप रखना। कि कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं, या किसी चीज़ से हमारे दोनों में सहमति नहीं हो रही है, तो ऐसे समय में हमें तू तड़ाक यानी तू मैं करना है। मतलब कि आरोप प्रत्यारोप, कि वह क्या बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपस में इन्हें लड़ाई करने से की जगह पर हमें ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहिए, ऐसी स्थिति
बनानी चाहिए कि जिसमें हम अपने आप को टोक दें, अपने आप को रोक दें कि हम ही चुप हो जाते हैं, क्योंकि चुप रहने से बहुत फ़ायदे होते हैं। हमने इसके पहले ही देखा है कि चुप रहने के बहुत फ़ायदे होते हैं। अगर हम वहाँ पर तू तू मैं करते रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, तो वह लड़ाई और आगे बढ़ सकती है, जिससे हमें बहुत नुकसान होता है। इसलिए कवि यहाँ पे कहते हैं कि अगर किसी से हमारे विचार नहीं मिलते हैं, हमारे विचार में मतभेद है, हमें एक दूसरे की बात नहीं समझ में आ रही है, नहीं पट रही है, तो ऐसे समय में हमें अपने आप को टोकना, अपने आप को चुप रखना सिखाना पड़ेगा। आगे, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मित्रों, दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में अगर हम दूसरे पे क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं और गुस्से में एक उसके ऊपर फट पड़ते हैं, पटाखों की तरह हम एकदम फट पड़ते हैं, उससे लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, तो ऐसे समय में हमको थोड़ा सावधान रहना पड़ता है और थोड़ा सा हमें पीछे हटना चाहिए। लड़ाई झगड़े करने की अपेक्षा हमें क्या करना चाहिए? प्यार की रोशनी फैलानी चाहिए, प्यार का प्रकाश फैलाना चाहिए, जिससे जो बात है वह वहीं पर संभल जाए। कभी कभी कैसा होता है कि अगर हम क्रोध ज़्यादा कर देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया इतनी दिखाते हैं, इतना गुस्सा करते हैं, पटाखों की तरह तुरंत फट जाते हैं, उस पर तू तू मैं हमारा चालू हो जाता है, तो ऐसे समय में हमारा नुकसान हो जाता है। और कभी कभी कैसी होती है कि जो बात बनने वाली होती है और वह बात भी क्या हो जाती है? बिगड़ जाती है और हमारे हाथ से वह निकल जाती है। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें हमेशा चुपचाप मधुर वाणी में प्यार से बोलना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारे संबंध भी अच्छे बने रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो कड़वा बोलता है, कड़वी बोली हमेशा अपने बीच के संबंध बिगाड़ती है, अपने बीच के जो लोगों का जो रवैया होता है वह अपने लिए चेंज कर देती है, क्योंकि अगर हम जैसा बोलते हैं आगे वाला वैसा ही हमारे साथ बोलता है। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें अपने क्रोध को दूसरों के ऊपर फटने से पहले ही क्या करना चाहिए? रोक लेना चाहिए, और उसकी जगह हमें प्यार का प्रकाश अपने जीवन में और लोगों के जीवन में फैलाना चाहिए, जिससे हमारी जो बनी हुई बात है वह बिगड़े ना। आगे कवि कहते हैं, कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। रोपना मतलब लगाना, गुल मतलब पौधे। यहाँ कटु वचन मतलब कि कड़वी बोली, खराब वचन। तो यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि जो कटु वचन होते हैं, जो हम लोगों के लिए बुरे शब्द का उपयोग करते हैं, वह सदा ही क्या करते हैं? कांटे ही बोते हैं, उससे हमें कांटे ही मिलते हैं। क्योंकि अगर हम लोगों को गलत बोलेंगे तो लोग भी हमें क्या करेंगे? गलत ही बोलेंगे। इसलिए कवि यहाँ पे क्या कहते हैं? कटु वचनों को कांटों से वह उसकी तुलना करते हैं कि कटु वचन या कांटे की तरह होते। अगर हम कटु वचन बोलेंगे तो हमें सदा क्या मिलेंगे? कांटे ही मिलेंगे, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि हम ऐसा बीज बो रहे हैं कांटे रूपी, तो उसके बाद में जो उसकी फसल होगी वह कैसी होगी? कांटों की ही हमें मिलेगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि कटु वचन का त्याग करके हमें मीठी बोली बोलना चाहिए, और मीठी बोली रूपी क्या करना चाहिए? जो पेड़ है, पौधा है, वह हमें रोपना चाहिए, लगाना चाहिए। यानी कवि यहाँ पे इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि यदि अगर हम ऐसा बोलते ना, जैसी बानी बोलिए वैसा फल पाए, यानी जैसा अगर आप बानी बोलते हैं वैसा ही हमको क्या मिलता है? फल मिलता है। तो यहाँ पर कवि यही कह रहे हैं कि अगर हम कटु वचन बोलते हैं तो हमें कांटों का ही पेड़ मिलेगा, और अगर जिस प्रकार से हम कांटों का पेड़ लगाएंगे तो उसकी फसल भी कैसी होगी? कांटों की होगी। इसलिए हमें मीठी बोली बोलकर, लोगों से प्यार से बोलकर हमें क्या करना चाहिए? प्यार के जो रोप होते हैं, प्यार के जो पौधे होते हैं, उसको हमें लगाना चाहिए, जिससे सब जगह हमारे संबंध कैसे हो? अच्छे बने रहें। आगे कवि कहते हैं, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। कवि कहते हैं कि यदि बात करते करते
कोई ऐसा प्रसंग आ जाए, ऐसी सीन आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी दुश्मनों को, दूसरों को चुभने लगे, सॉरी दुश्मन नहीं, दूसरों को, कि कवि कह रहे हैं कि कभी कभी कैसा होता है कि बात करते करते ऐसा कोई इंसिडेंट आ जाता है, ऐसा कोई प्रसंग आ जाता है कि जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी बात होती है वो दूसरों को पसंद नहीं आती, वह बात दूसरों को चुभने लगती है, उससे उनको खुशी नहीं मिलती। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, अपनी बात को बदल देना चाहिए, मोड़ देना चाहिए, ताकि क्या हो, सामने वाला अपनी जो बात सुन रहा है उससे उसको किसी भी प्रकार का की परेशानी ना हो और वातावरण में कैसा हो, यह जो कटुता है वह दूर हो जाए। देखो कवि क्या कह रहे हैं, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। यदि कभी कोई बात आपकी जो दूसरे व्यक्ति को पसंद नहीं आ रही है, तो ऐसे समय में वह बात के पीछे हमको पड़ना नहीं चाहिए कि अपनी बात उसके सामने बार बार हमें रख दे, ताकि वह जो व्यक्ति पहले से ही तो आपकी बात को पसंद नहीं कर रहा है, परंतु आप बार बार उसी चीज़ को दोहराओगे तो सामने वाला व्यक्ति क्रोधित हो जाएगा और आप पर चिढ़ने लगेगा। तो ऐसे समय में क्या होता है कि हमें अपने बात को बदलना आना चाहिए, अपनी बात को मोड़ना आना चाहिए, ताकि क्या हो कि जो वातावरण वहाँ पे जो निर्माण हो गया है, विपरीत वातावरण जो निर्माण हो गया है, वह थोड़ा सा क्या हो जाए, संभल जाए, जिससे क्या हो कि उसकी बात भी अच्छी हो जाए और आपकी बात भी रखी जाए। कभी भी हमको अपनी बात दूसरों के ऊपर थोपना नहीं चाहिए, क्योंकि सामने वाले को अगर हमारे विचार पसंद नहीं आ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उस समय अपने आप ही चुप रहना चाहिए, या फिर उसी बात को दूसरी तरीके से उसे समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, ये किसने कहा होठ सीख के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। कवि कहते हैं कि हमें कभी भी अपने होठ, यानी होठ का अर्थ यहाँ पे मुंह से है, कि हमें कभी भी अपना मुंह सीख कर नहीं बैठना चाहिए, कि जब अगर कोई हमारे ऊपर अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो उस अन्याय का हमें डट कर मुकाबला करना चाहिए और उसके लिए हमें उस पर आवाज़ उठानी चाहिए, कि ये नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं हम पर अन्याय हो रहा है और हम अपने होठ सीख कर बैठ गए, नहीं, हम चुपचाप बैठे हुए हैं। जब ज़रूरत लगे तो हमें अपना मुंह खोलना भी आना चाहिए, मतलब कि हमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, कि हमें कभी भी ऐसा नहीं कि हम जब हमारे पर अन्याय हो रहा है तो हमें उस पर चुप्पी साध कर बैठना चाहिए। हमें ऐसी परिस्थिति में डट कर जोरदार शब्दों में उसका विरोध करना चाहिए, ताकि सामने वाला ये समझ जाए, नहीं, ये अन्याय सहने वालों में से नहीं है। इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमें होठ सीख कर नहीं बैठना चाहिए, मतलब कि हमें चुपचाप, ऐसा नहीं, यहाँ पर देखो कवि क्या है, चुप रहने के बड़े फायदे हैं, पहले ही बताए कवि ने चुप रहने के बड़े फायदे, परंतु चुप रहने का फायदा कहाँ पर है, जहाँ पर अगर व्यक्ति को कुछ सलाह मशवरा नहीं चाहिए और हम वहाँ पर बोल देते हैं, ऐसे समय में हमें चुप रहना चाहिए। परंतु जहाँ अन्याय हो रहा है ऐसे समय में हमें मुंह भी खोलना चाहिए, अन्याय सहन करना नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि कभी कभी ऐसे वक्त में हमें अपना मुंह भी खोल लेना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमारे जो संबंध होते हैं दूसरे व्यक्तियों के प्रति, जो दूसरे व्यक्तियों से हमारे जो संबंध होते हैं, वे हमें हमारे ऊपर निर्भर करते हैं कि हम उसको किस प्रकार से निभाएं। अगर हम अपनी वाणी में प्यार से अगर लोगों से बात करें तो हमारे संबंध हमेशा मीठे रहेंगे। हम सही समय पर सही चीज़ बोलें तब भी हमारे संबंध बने हुए रहेंगे। बोलने से पहले अगर हम विचार करके बोले, कि ऐसा बोले कि जिससे किसी को दुख न हो, तब भी हमारे संबंध मधुर बने रहेंगे। और अपने आप पर नियंत्रण रख सकेंगे, तब भी क्या है कि हम किसी पर अपना आपा नहीं खो देंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा करने में हम उस पर चढ़ नहीं जाएंगे। अगर हम अपने आप को रोकना सीख लेंगे तो भी हम क्या कर सकते हैं, लोगों से अपने संबंध मधुर कर सकते हैं। तो इस कविता के माध्यम से यही कवि ने कहा है कि हमें हमेशा लोगों से प्यार से रहना चाहिए।
जैसा हम रहेंगे लोग भी हमारे साथ वैसा ही रहेंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको यह कविता समझी होगी। धन्यवाद।